ये वाली जो पावर है कंप्लीट, ये कंप्लीट पावर आगे आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से सीरीज चलती है कहां तक, जब तक आगे 2 नहीं आता। ठीक है, तो log 2 बेस 2 ये आ जाएगा। यही बात, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से, फिर इसका मतलब लास्ट में बचेगा log 2 बेस 2 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 1 यानी कि 2 ही होता है, log 2 बेस 2 यानी कि 1, आंसर हो जाएगा 1। सिक्सटी सिक्स मतलब कि क्वेश्चन नंबर 16। एक मिनट बता रहा हूँ। ये तो कराया था मैंने, देखो साइन थीटा, इक्वेशन क्लास में डिस्कस करा था हमने, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा। यही वाला है पिंकी। क्या हुआ यशराज, यही क्वेश्चन लिखा हुआ था ना, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा, देन cos थीटा प्लस साइन थीटा। इसकी वैल्यू पूछी गई होगी आपसे। ओके ठीक है, मैं चेक करूंगा। वैसे क्वेश्चन जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है उसमें है साइन थीटा भी, है ना, बट अगर देखता हूँ मैं उसमें दिखाई नहीं देगा तो ये बोनस करवा दूंगा। ठीक है, बट क्वेश्चन तो हो जाएगा ना सॉल्व। ठीक है, मैं देखता हूँ पेपर, देखता हूँ मैं जब मेरे पास जो पेपर है उसमें तो है, इसी में से उसमें सेंड किया था। ठीक है, फिर भी देख लूंगा, अगर नहीं होगा तो बोनस करवा दूंगा क्वेश्चन में 16 में। और भी क्वेश्चन, ठीक है आगे स्टार्ट करते हैं हम। आज हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन ग्राफ्स के बारे में हमें बहुत अच्छे से डिटेल पता होना चाहिए। देखो यहाँ ग्राफ की शेप किस तरह की है, उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि किस पार्ट में ग्राफ कैसा बिहेव कर रहा है। यहाँ बिहेव करने का मतलब ये है कि जब मैं कोई इनपुट दे रहा हूं उसके अंदर, तो आउटपुट क्या हो रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो देखो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
देखो सबसे पहले ग्राफ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो ग्राफ जो होते हैं वो क्या होते हैं कि कभी भी एक सिंगल वेरिएबल का ग्राफ नहीं बनता है, कभी भी इक्वेशन के ग्राफ नहीं बनते हैं। जैसे मैंने लिखा कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ बनता है क्या? इसका ग्राफ कैसा होगा? एनीवन? क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होगा? सबने आंसर एक साथ दिया है, पैराबोलिक पैराबोलिक पैराबोला इस तरह का, बट आपका सबका आंसर रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? मैं अभी क्या कहा मैंने कि कभी भी इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनता है। ये चीज हमें समझनी है यहाँ पे। क्यों नहीं बनता है इक्वेशन का ग्राफ? क्योंकि देखो ग्राफ का मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग हमें ग्राफ का समझना होगा। ग्राफ का मीनिंग ये होता है कि दो एक्सिस हमारे पास में है, यस आदित्य। देखो ग्राफ का मीनिंग हमें समझना है, दो एक्सिस हमारे पास होते हैं। पहला होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ये इस तरह से, ये एक्स एक्सिस हुआ हमारा और ये वाई एक्सिस हुआ। समझना इस चीज को ध्यान से। देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो चीज बनती है उसको हम बोलते हैं ग्राफ। किस तरह से? कि जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यूज पुट करता जाऊंगा वैसे वैसे मेरे पास वाई की क्या वैल्यूज आ रही हैं। समझ रहे हैं बात? जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये जो x है ये x इनपुट है, और इस इनपुट के देने पर ये जो फंक्शन जो भी लिखा हुआ होगा ये जो हमें आउटपुट देगा, ये जो हमें आउटपुट देगा, इन इनपुट और आउटपुट के बीच में बीच वाले रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? ग्राफ बोलते हैं। वही हमारा कर्व होता है, ठीक है। और जो शेप बनती है उस शेप को बोलते हैं कर्वेचर ऑफ ग्राफ, यानी किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, ठीक है। यानी कि सीधी सीधी बात क्या हो गई कि इनपुट और आउटपुट दो क्वांटिटीज हमारे पास होनी चाहिए। इनपुट को हम डिनोट करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर और आउटपुट को डिनोट करते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। यानी कि किसी भी चीज में जब इनपुट और आउटपुट होगा तो ही हम ग्राफ बना सकते हैं। अब इक्वेशन की बात करते हैं तो भाई इसके पास तो x है ओनली, और x है तो x पुट करने पर y कहाँ है? y है, लेकिन वो फिक्स y है। फिक्स y मतलब क्या है? दो ही y हमारे पास में। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके कितने रूट होते हैं? दो रूट होते हैं, अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा पुट करने पर भी जीरो आएगा, बीटा पुट करने पर भी जीरो आ गया, तो क्या होगी? दो वैल्यूज हमारे पास में आ गई, है ना। दो वैल्यूज हमारे पास ओनली रिसीव हो रही है, तो इसलिए हम कभी भी इसका ग्राफ नहीं बना सकते इक्वेशन का। तो पहले चीज ध्यान में रखोगे, इक्वेशन डज नॉट हैव एनी ग्राफ, एनी कर्व, ठीक है। तो ये चीज हमने क्लियर की। तो उसके बाद अब बात आती है किसकी? ग्राफ के बारे में। तो यानी कि हम जब हमारे पास x होगा और y होगा तो ही हम ग्राफ बना सकते हैं, यानी कि इनपुट और आउटपुट। इस इनपुट को मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। और इस आउटपुट को हम बोलते हैं रेंज। कई बार क्या होता है इस x के लिए भी रेंज वर्ड यूज ले लिया जाता है। रेंज किस तरीके से यूज में लेते हैं? रेंज ऑफ x। तो जब रेंज ऑफ x बोल दिया, क्या बोल दिया? डोमेन के बारे में ही बात हो रही है ना। रेंज ऑफ y यानी कि हमारा रेंज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो डोमेन मतलब हो जाएगा इनपुट और रेंज मतलब हो गया आउटपुट। क्लियर इतनी बात? ये दो वर्ड हमारे बार बार यूज में आने वाले हैं, ठीक है ना। इसको अच्छे से ध्यान में लेना। डोमेन मतलब इनपुट और रेंज मतलब आउटपुट, यानी कि एक्स एक्सिस पे जो डिनोट करेंगे वो डोमेन होगा और वाई एक्सिस के ऊपर जो डिनोट करेंगे हम वो हमारा आउटपुट होगा, ठीक है। चलो अब इतनी चीज समझ में आने के बाद हम बात करते हैं ग्राफ के बारे में। तो सबसे पहला ग्राफ हम बनाएंगे y इज इक्वल टू साइन x का। अब इसमें दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं x एंड y, है ना। x हमारा इनपुट रहेगा, y हमारा क्या होगा? आउटपुट होगा, ठीक है। तो साइन का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। देखो अच्छा, साइन और साइन जो ग्राफ होता है कैसा कैसा होता है? किस टाइप के होते हैं साइन के ग्राफ? साइन का जो ग्राफ होगा तो कैसा होगा?
सॉरी साइन ग्राफ में, साइन एक फंक्शन है, वो किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया था हमने उसको? एक तो पीरियोडिक लिखा था इसको, दूसरा क्या लिखा था हमने, इवन है ऑड है, साइन जो है ऑड फंक्शन है, ठीक है। वैल्यू सबको याद हो गई, लास्ट क्लास में जो वैल्यूज दिखाई थी। देखो ये x लिखा मैंने और यहाँ y लिखा, ग्राफ ऐसे ही बनाते हैं ना, याद आ गया होगा 9th 10th क्लास ग्राफ बनाए थे तुमने, x लिखते थे हम अपनी तरफ से, फिर y आता था और उनको कोऑर्डिनेट x से डिनोट करने के बाद हम ग्राफ ड्रॉ करते थे, ठीक है। वही काम यहाँ भी करने वाला है। देखो x की वैल्यू मैंने पुट की सपोज 0, ठीक है। तो साइन 0 कितना होता है? 0 होता है, क्लियर। फिर हमने पुट किया पाई बाय 6 यानी कि 30 डिग्री, 30 डिग्री पे कितना होता है? 1/2, है ना। फिर हमने पुट किया पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 पुट करने पे कितना बनेगा? 1/√2। देन पाई बाय 3 यानी कि √3/2, ठीक है। देन उसके बाद 60 के बाद हम लेते हैं डायरेक्टली पाई बाय 2, पाई बाय 2 कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। अब ये जो वैल्यूज आ रही है 0, 1/2, 1/√2, 3/2 और 1, इन सबको अगर मैं बोलूं तो इंक्रीजिंग वैल्यू बोलूंगा या डिक्रीजिंग वैल्यू बोलूंगा या नन ऑफ दिस बोलूंगा? बताओ, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या फिर नन ऑफ दिस है? देखो इंक्रीजिंग है, y की वैल्यू के बारे में बोल रहे हैं बस। देखो 0, फिर 0 से ग्रेटर वैल्यू आ रही है 1/2, 1/2 से ग्रेटर कितना होगा? 1/√2 होगा, और 1/√2 से ग्रेटर कितना है? √3/2 है, फिर कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। अब थोड़ी देर समझने के लिए आगे देखो, पाई बाय 2 के बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी आएगी, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, है ना। तो वो कितना होता है? 2 पाई बाय 3 लिख सकता हूँ उसको मैं, है ना। तो 2 पाई बाय 3 के ऊपर साइन की वैल्यू कितनी आएगी? बताओ। 2 पाई बाय 3 लास्ट क्लास में फाइंड किया था हमने। देखो 2 पाई बाय 3 मतलब कितना हो गया? पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3, सॉरी पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, 2 पाई बाय 3 को पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6। तो cos 30 हुआ, और cos 30 कितना हो जाएगा? √3/2, तो यहाँ आ गया √3/2, ठीक है। इसके आगे और बढ़ते हैं, तो 2 पाई बाय 3 के बाद मैं लिखता हूँ वैल्यू 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 बोलो कितना हो जाएगा? 1/√2 होगा, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट वैल्यू और लिखता हूं मैं, x की वैल्यू में लेता हूं 5 पाई बाय 6, बोलो 5 पाई बाय 6 कितना होगा? 1/2। इसके बाद पाई, पाई कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। अब इन वैल्यूज पर तुम देखो तुम्हें क्या दिखाई दिया होता? देखो यहां से हम जा रहे हैं कहां तक?
0 से लेकर 1 तक अगर हम गए तो इंक्रीजिंग है ना। और इसके आगे जब बात करते हैं तो 1 से क्या होगी, ग्रेटर कम होनी स्टार्ट होगी वैल्यू, यानी कि उस तरफ क्या होगा, डिक्रीजिंग हो गया, यानी इस तरफ से वैल्यूज आ रही है कि नहीं, ऐसा ही हो रहा है। बोलो क्लियर यहां तक। अब देखो, अब हमें एक चीज पता चल गई कि साइन के अंदर जो वैल्यूज हो रही हैं वो किस तरह से हो रही हैं कि पहले तो बढ़ रही हैं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 तक पहुंच गया, लेकिन 1 पे जाने के बाद वैल्यू क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। कैसे हो रही है, रिवर्स हो जा रही है। और ठीक है, कि जो π/3 पे वैल्यू आई थी वही वैल्यू 2π/3 पे आ रही है ना। जो 3/4 पे, जो π/4 पे आई थी वो 3/4 पे आई है, जो π/6 पे आई है वो वैल्यू 5π/6 पे आई है। ठीक है, और जो वैल्यू 0 पे आई थी वो पाई पे आई है। तो ये पहले इंक्रीज हुआ है, देन उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो इस टाइप का जो ग्राफ बनाएंगे हम, तो मैं सिर्फ एक पार्ट बना रहा हूँ, फिर जनरल ग्राफ हम बना लेंगे इसका। देखो समझने के लिए बना रहे हैं अभी। 0 पे वैल्यू कितनी आई, 0 आई, ये 0 हो गई। ठीक है, π/6 यानी कि 30 डिग्री, 30 डिग्री सपोज मैं यहाँ ले लेता हूँ, 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी आ रही है, सपोज यहाँ लेके गया मैं, वो वैल्यू हो गई 1/2। ठीक है, फिर π/4 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2, ये 1/√2 मैंने मार्क कर दिया। √3 π/3 के ऊपर √3/2 की वैल्यू यहाँ लेके चले गए, ये होगी सपोज। ठीक है, और π/2 पे जाके वैल्यू 1 हो गई, ये 1 कर दिया मैंने। ठीक है, फिर सेम वैल्यू इसी तरीके से जा रही है, धीरे धीरे नीचे देखो ये हो जाएगा, फिर उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी, फिर देन यहाँ आ जाएंगे, और देन फिर लास्ट में ये 0 हो गया, वापस आ गया। ठीक है, तो ग्राफ अगर मैं देखूं, अगर इसका शेप अगर मैं देखता हूं तो शेप मुझे कुछ इस तरह का दिखाई देगा, साइन का इस तरह से जाता हुआ फिर नीचे आता हुआ, ऐसे ही बनेगा। पहले इंक्रीज हुआ और देन डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि पैराबोला को उल्टा करके रख दिया हमने, है ना, इस तरह का शेप है ये पूरा। π/3, फिर π/6, π/4, π/3 and then π/2। क्लियर है तो सबको। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम, इसके आगे मतलब क्या, देखो हमने ये एक स्पेसिफिक इंटरवल लिया ना कि भाई 0 से लेकर हमने पाई तक की बात की ओनली, 0 से वैल्यू पुट करना स्टार्ट की, पाई तक लेके गए हम। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं पाई पे आके स्टॉप हो जाएगा, पाई के बाद भी आगे वैल्यू बढ़ेगी, पाई प्लस π/6 होगा, पाई प्लस π/4 होगा, पाई प्लस π/3 होगा, फिर पाई प्लस फिर 3/2 हो जाएगा, फिर उसके बाद भी वैल्यू आएगी, यानी कि ऐसे आगे पॉजिटिव वैल्यू चलती जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही नेगेटिव में वैल्यू जा सकती है, क्योंकि हमने जब देखा था क्वाड्रेंट सिस्टम को समझा था हमने, तो क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर हमने क्या देखा था कि वैल्यूज जो है क्लॉकवाइज भी जाती है और एंटी क्लॉकवाइज जाती है। क्लॉकवाइज अगर हम लेके एंटी क्लॉकवाइज हम लेके जाते हैं तो ये देखो ये होगा π/4, फिर ऐसे है ना, और एंटी क्लॉकवाइज लेके जाएंगे तो ये π/2 हो जाएगा, ये -π हो जाएगा, ये -π/3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, फिर ये -2π हो जाएगा। तो इस तरीके से क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं एंगल्स को। ठीक है, इसका मतलब यह ग्राफ बन सकता है, इसका मतलब इसके पीछे की क्वांटिटीज के लिए बन सकता है, इसके आगे की क्वांटिटीज के लिए बन सकता है। ठीक है, इन जनरल हमारा जो ग्राफ बनेगा, हमने देख लिया कि वेव फॉर्म में बनाइए। अब इसके आगे लेके जाएंगे, यानी कहां तक, पाई से लेकर 2π तक। तो हमें पता है कि क्वाड्रेंट सिस्टम में अगर हम समझते हैं इन चीजों को, तो एक पूरे कंप्लीट क्वाड्रेंट में यहाँ पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इसके बाद पाई से लेकर 2π तक वैल्यू कैसी होती है, यहाँ भी नेगेटिव होती है, ये भी नेगेटिव होती है, यानी कि वैल्यूज तो ये सेम वैल्यूज आएंगी, लेकिन कैसे आएंगी, नेगेटिव साइड में आएंगी। ऐसा ही होगा।
तो देखो ग्राफ बन जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से। पाई बाई टू, इस पाई बाई टू वैल्यू कितनी हो रही है, 1 हो रही है, ठीक है। ये पॉइंट हुआ हमारा 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू की वैल्यू कितनी है, -1, ठीक है। और यही सेम वैल्यू इस माइनस पाई बाई टू की भी आ जाएगी, इधर माइनस पाई बाई टू होगा, ठीक है। ये क्वांटिटी हमारे लिए पाई है, ये क्वांटिटी पाई है, और ये माइनस पाई है, ये हो गया -3 पाई बाई टू, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ हमारा कंटिन्यूअसली आगे जब बढ़ता चला जाएगा। देखो ग्राफ में क्या होता है, हमेशा माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होता है, इस तरफ ही बढ़ेगा ऑलवेज। ऐसा नहीं है कि इधर की तरफ ऐसा जा रहा है और इधर की तरफ इस तरफ जाएगा, नहीं हो रहा है। ये हमेशा नेगेटिव से इंक्रीजिंग साइड में जाएगा, यानी कि एलएचएस से आरएचएस की तरफ ही कोई भी नंबर मूव करता है। जब 9th 10th क्लास में पढ़ के आए, कोई भी जो नंबर होता है वो एलएचएस से आरएचएस की साइड ही मूव करेगा। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू मूव कर रही है वैसे वैसे वाई मूव कर रहा है, ठीक है। तुम्हारे पास क्या दिखाई देगा कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो -1 से लेकर 1 के बीच में ही लाई कर रही है, ठीक है। तो साइन एक्स का जो ग्राफ है हम देखेंगे कि 2 पाई, देखो पीरियडिक लिखा था हमने 2 पाई के ऊपर, तो ग्राफ से समझ में आ जाएगा। देखो 2 पाई के बाद क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 2 पाई तक वैल्यूज आई, इधर पॉजिटिव हो गई इधर नेगेटिव हो गई, लेकिन 2 पाई के बाद क्या हो जाएगी, वही सेम वैल्यू आ गई जो 0 पे आई है। फिर 2 पाई से जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे 0 से बढ़ने पर जो वैल्यूज आ रही थी वही सेम वैल्यूज हमारी आगे भी आती चली जाएंगी इधर की तरफ, ठीक है। इसीलिए हमने इसको 2 पाई पीरियडिक बोला, ठीक है। यहां भी लिख लेते हैं एक बार याद रखने के लिए, sin x इज ऑड फंक्शन। क्यों, क्योंकि जब पॉजिटिव वैल्यू पुट की हमने तो पॉजिटिव आया, और नेगेटिव वैल्यू पुट की तो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। पीरियोडिक एट 2 पाई, है ना। डिफरेंशिएशन dy बाय dx डिनोट करते हैं डिफरेंशिएशन को, याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं क्योंकि जरूरत पड़ती रहती है हमें बार बार। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x, हमें प्रूव करेंगे बाद में जब हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे कि sin x का डेरिवेटिव cos x कैसे हो गया, है ना। अभी जस्ट याद रखना। एनी डाउट्स? क्लियर? क्लियर है तो cos x का बनाओ सब लोग। ये भी लिख लो।
डोमेन, डोमेन मतलब हम क्या पुट कर सकते हैं, तो हम सब कुछ पुट कर सकते हैं। देखो ये जो एक्स एक्सिस है ये तो डोमेन है हमारा, तो ये सबके लिए डिफाइन है, तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, एनी रियल नंबर यानी कि आर, कैपिटल आर, ठीक है। और रेंज -1 to 1। cos x का एंगल अंदर कोई भी वैल्यू है, लेकिन वैल्यू क्या रहेगी, मिनिमम -1 होगी और मैक्सिमम 1 होगी, ठीक है। क्लोज इंटरवल -1 to 1, ठीक है। देन y is equals to cos x। जैसे sin x के बारे में देखा ना हमने, पहले टेबल बनाओ, है ना, और उस तरीके से सोचो, ये दो ग्राफ समझ में आ जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लास्ट में डन लिखा है, नेम क्या है तुम्हारा, तुम्हारा नेम क्लियर नहीं आ रहा है। जो कॉस का बन गया हो ग्राफ सबका, अगर मैं जीरो से पाई बाय 2 की बात करूँ, जीरो पे वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ 1 से, है ना, फिर धीरे धीरे 0 होगा, ये आ गया। और ऐसे ही नेगेटिव साइड में पॉजिटिव रहेगा वैल्यू तो इसका, बट डिक्रीजिंग इस तरह से रहेगा, ठीक है। ग्राफ इस तरीके से इसका बिहेव करेगा, शेप साइन की तरह ही है, लेकिन वैल्यूज चेंज हैं, है ना, दिखने में एक जैसा है लेकिन दोनों अलग अलग है। देखो ये वैल्यू हो गई 1 हमारे लिए, 1 कहाँ हो रहा है 0 पे, और ये वैल्यू होगी हमारे लिए -1, -1 कहाँ पे हुई, पाई के ऊपर, ये वैल्यू है पाई/2, ये वैल्यू है -पाई/2, -पाई पे भी माइनस है, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 पाई, सॉरी
यहाँ होगा 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, और ये यहाँ हो गया 2 पाई बाई 1, माइनस 3 पाई बाई 2, इधर -2 पाई। ठीक है, तो देखो डायरेक्शन कैसे जा रही है, ये इस तरफ जा रही है ऐसे। ठीक है, कंटिन्यूस इस तरीके से y इज टू cos x चलता जाएगा। तो इसमें भी लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन देखो सब जगह डिफाइन है, यानी कि R हो गया, रेंज -1 से 1 के बीच में ही है, इवन फंक्शन, पीरियोडिक at 2 पाई, डेरिवेटिव ऑफ cos x is minus sin x। क्लियर सबको, कोई डाउट? नाउ नेक्स्ट बनाओ, y is equals to cot x, sorry tan x। नेक्स्ट है y is equals to tan x। जितना अच्छा आप ग्राफ को अंडरस्टैंड करेंगे ना, उतना ही अच्छा आपका मैथमेटिक्स होगा। हुआ किसी का tan x का ग्राफ? जब tan x के ग्राफ में समझना इस चीज को कि x और y इन दो के बीच का रिलेशन देखें। x 0 पुट कर रहा हूं तो y भी कितना होता है, 0 होता है ना। x अगर π/6 पुट कर रहा हूं ये हो जाता है 1/√3, फिर π/4 पुट करते हैं तो वैल्यू 1 हो रही है, फिर π/3 पुट करता हूं तो वैल्यू √3 हो जाती है। ऐसे ही हम π/2 पुट करते हैं तो π/2 पे क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। तो क्या दिखाई दिया इस चीज में तुम्हें, बोलो। tan x की इन वैल्यूज के अंदर और sin x और cos x की जो वैल्यूज थी 0 से लेकर π/2 के बीच की, उन वैल्यूज में और इस 0 से लेकर π/2 के tan x की वैल्यूज में क्या डिफरेंस नजर आया?
हम्म, हम्म। देखो कुछ लोगों ने आंसर दिया कि भाई वन से ग्रेटर है, सही बात है, वन से ग्रेटर है। दूसरा कि भाई इसकी वैल्यू इंफिनिटी तक जा रही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि अगर हम समझें, अगर मैं बीच वाली वैल्यूज को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो हम इनिक्वलिटी पढ़ के आए, इसका क्या मीनिंग होता है? बीच की वैल्यूज मैंने हटा दी तो जीरो से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया? इन्फिनिटी तक, ऐसे है। यानी कि जीरो से लेकर कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसके बीच की सारी वैल्यूज आ गई, इसका मतलब आगे की नहीं आ गई? ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज, ठीक है ना, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज आ गई। अब साइन और कॉस में बाउंडेशन क्या थी रेंज की हमारे पास? बाउंडेशन ये थी कि वो -1 से लेकर 1 के बीच में लाई कर रहा था। लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं तो जीरो से लेकर π/2 के बीच में वो सारी की सारी पॉजिटिव रियल वैल्यूज को लेकर आ गया, है ना? समझ बात? तो देखो इतने पार्ट का मैं ग्राफ बनाता हूं अगर, देखो ये π/2 की लाइन में ड्रॉ करता हूं इसमें, ये सपोज π/2 है, π/2 की लाइन होगी, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम यहां से कि भाई जीरो से स्टार्ट हुआ ग्राफ हमारा, है ना, और जीरो से लेकर बढ़ता जा रहा है। देखो जीरो, फिर π/4 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? π/6 की वैल्यू कितनी आई थी? 1/√3 आई थी। फिर रूट वन वन हो गई थी वैल्यू, देन उसके बाद √3 हो गई थी, देन फिर उसका हम डायरेक्टली क्या लिखा? इन्फिनिटी लिखा। लेकिन हालांकि π/3 से लेकर π/2 के बीच में कई सारी वैल्यूज लाई कर रही होंगी, है ना, तो उन सारी वैल्यूज के लिए √3 से लेकर इन्फिनिटी की वैल्यूज आ रही होंगी। यानी कि अगर मैं ग्राफ में समझूं इस चीज को, तो जीरो से स्टार्ट हुआ ग्राफ हमारे लिए, और जीरो से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी को जा रहा है। ये इस तरीके से, ये इस π/2 से मिलना चाहता है लेकिन कभी मिल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो कभी π/2 होगा और ना कभी ये इन्फिनिटी होगा। समझ आई बात? ये π/2 के बिल्कुल पैरेलल में जाता जाएगा एकदम, है ना, ऐसा लगेगा टच हो गया, लेकिन कभी ये टच नहीं होगा, ठीक है। तो ये इससे मिलना चाहता है लेकिन कभी भी मिल नहीं पाएगा, ठीक है, ऐसा हम याद रखेंगे। अब क्योंकि हमें पढ़ के आएगी एक ऑड फंक्शन है ना, पढ़ा था हमने, तो नेगेटिव वैल्यूज पे क्या देगा? नेगेटिव वैल्यूज देगा। यानी कि अगर मैं जीरो इसका नेगेटिव कर दूं, -π/6, -π/6 पे कितना हो जाएगा? -π/3, 1/√3 हो जाएगा। -π/4 पे कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। -π/3 पे कितना हो जाएगा? -√3 हो जाएगा। और π/2 पे -π/2 पे कितना हो जाएगा? नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? है ना? तो जिस तरह से ग्राफ ये इस तरफ बढ़ रहा है, सिमिलर टाइप से ग्राफ नेगेटिव साइड में भी आएगा। इस तरह से इधर भी क्या होगा? ये नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाएगा। देखो क्योंकि y का नेगेटिव, y का इन्फिनिटी कहाँ होगा? इधर ही होगा, और y का नेगेटिव इन्फिनिटी इस तरफ होगा, ठीक है। तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। समझ में आई बात? हमने कहां से कहां तक का बनाया है? ये -π/2 से लेकर π/2 के बीच का ग्राफ बनाया हमने। तो यानी कि अगर हम देखें तो इसके बीच में, यानी कि -π/2 से लेकर π/2 के बीच में पूरी रियल लाइन कंप्लीट हो गई। यानी कि -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज कवर हो चुकी है। कितने से पार्ट में? सिर्फ -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका आता है वो क्या, कि भाई ये π/2 से आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यानी कि कंप्लीट हो गया ग्राफ इसका।
बोलो। π/2 पे स्टॉप हो जाएगा ग्राफ, या π/2 की आगे वाली वैल्यूज को भी एक्सेप्ट करेगा? π/2 की आगे वाली भी वैल्यूज जाएंगी ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि याद हो तो हमने 10 480 की वैल्यू भी निकाली थी, हमने 10 115 की वैल्यूज भी निकाली है। हमने ऐसा थोड़ी कि हमने सिर्फ 90 तक की वैल्यूज निकाली है, 10 की वैल्यूज आगे भी जाती हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि भाई π/2 से अगर आगे बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा। देखो याद करो कि अगर मैं क्वाड्रेंट सिस्टम की बात करता हूं तो क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ π/2 तक, यानी कि अगर हम ऐसे याद रखें तो 0 से लेकर π/2 तक में 10 की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। फिर π/2 से लेकर यहाँ वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है ना, यानी कि π/2 से आगे तो ग्राफ जाएगा इसका मतलब, क्योंकि हमने तो सारे ग्राफ, यानी 10 को हमने यहाँ पॉजिटिव लिखा था, यहाँ नेगेटिव लिखा है, फिर यहाँ पॉजिटिव लिखा है, फिर यहाँ नेगेटिव लिखा है हमने 10 को, यानी कि बनेगा तो चारों क्वाड्रेंट के अंदर, यानी कि सिर्फ π/2 पे डिफाइन नहीं है इसका मतलब फिर। और क्यों नहीं है π/2 के ऊपर डिफाइन? डेफिनेशन ऑफ 10, डेफिनेशन ऑफ 10 क्या कहता है कि 10x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x, क्योंकि cos जो है π/2 पे जाके क्या बन गया, 0 बन गया, और इसके 0 हो जाने की वजह से ही ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। फिर बात इतनी। बोलो, छोटी छोटी चीजें लेकिन इनको पिक करना है आपको, है ना। अब देखो, अब जैसा हम पढ़ गए हैं वैसी बात करनी। दो π/2 को हमने क्या कहा, अनडिफाइन हो जाए, π/2 का अनडिफाइन हो गया, लेकिन π/2 से जस्ट में ग्रेटर देन, यानी कि ये देखो ये लाइन है π/2 की, तो ऐसा याद रखो ये एक, ये इधर की तरफ एक तालाब है और इधर की तरफ एक खाई है, आप खड़े हो यहाँ पे, है ना। अगर आप, ये पोल है, बिल्कुल बहुत पतला पोल है ना, आप थोड़ा सा भी इधर बढ़ोगे, बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा मतलब, ठीक है, थोड़ा सा भी इधर सरकोगे तो कहाँ गिरे जाके, इस तालाब में जाके गिरोगे, है ना। इसको मैं लेता हूँ थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव, कि भाई यहाँ बच सकते हैं हम, उम्मीद है अगर तैरना आता होगा तो, ठीक है। और इधर वाली खाई, ये जो इधर की तरफ है बहुत ज्यादा डेप्थ है, बहुत ज्यादा बड़ी खाई है, ठीक है। तो इधर अगर नेगेटिव साइड में बढ़े, इस तरफ बढ़ोगे अगर, यानी कि नेगेटिव बोल दिया मैंने इसको, और इस तरफ अगर आप आते हो तो क्या कहाँ गिरोगे, खाई में जाके गिरोगे, है ना। ये सेम चीज यहाँ पर है 10 के लिए, कि 10 π/2 पे इन्फिनिटी है, लेकिन अगर मैं π/2 से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ गया इस तरफ, तो कहाँ आ गया मैं, यानी कि मेरे पास जो वैल्यू होगी वो क्या वैल्यू होगी, बोलो, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, है ना। तो यानी कि हम π/2 से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो नेगेटिव हो जाते हैं हम, और π/2 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम कैसे होंगे, थोड़ा सा पीछे हटेंगे तो होंगे पॉजिटिव होंगे हम, ठीक है। तो देखो यहाँ देखो ग्राफ के अंदर π/2 की लाइन ये रही, तो π/2 से थोड़ा सा पीछे हटा तो कहाँ मैं पॉजिटिव में हूँ, यानी कि π/2 से थोड़ा सा पीछे आते हैं हम वैल्यू को, यानी कि जस्ट यहाँ लेता हूँ मैं वैल्यू को, है ना। यहाँ जो वैल्यू आ रही होगी वो इंफिनिटी के पास होगी, लेकिन पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव इंफिनिटी के पास होगी, ठीक है। और π/2 से थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ जाता हूँ तो कहाँ चला जाऊंगा मैं, नेगेटिव में चला जाऊंगा, यानी कि जो हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा वो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, नेगेटिव साइड से स्टार्ट होगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये जीरो कहां पर हो जाएगा, पाई के ऊपर जीरो हो जाता है, तो कैसा जाएगा, ये पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, चला जाएगा कहां पर, 3π/2 पर। बोलो समझ में आया। 10 की कहानी,
ड्रॉ कर लो फटाफट। यानी कि स्टॉप नहीं हुआ ग्राफ, क्या होगा, इसी तरीके से बनता चला जाएगा। ये इस तरह की वेव्स इसमें बनती जाएंगी आगे की तरफ भी, और इस तरफ भी पीछे की तरफ वेव्स ऐसे बनती जाएंगी। ऐसे ही π/2 से नेगेटिव π/2 से जाएगा तो ग्राफ इस तरफ हो जाएगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। डायरेक्शन ऑलवेज इसी साइड में है ना? यहाँ से छूटेगा फिर यहाँ से स्टार्ट होगा। क्या क्या लिखेंगे इसके बारे में, देखो पहले डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन क्या हुआ इसका, देखो डोमेन में हम वो पॉइंट इंक्लूड नहीं करते जो वैल्यू आ ही नहीं रही है। देखो π/2 ना तो इंक्लूड होगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा था उसका, क्योंकि जब हम फंक्शन लिखते हैं तो ये क्या होता है, sin x अपन cos x होता है। और हम पढ़ के आए कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो उस पॉइंट को हम एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो याद नहीं लिख लेना, डोमेन r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। r में से हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, किसको, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मतलब π/2, 3/2, 5/2, 11/2, 9/2, इस तरह की सारी क्वांटिटीज को हमने हटा दिया है, क्योंकि उन सब जगहों पे क्या हो जा रहा था, इन्फिनिटी हो जा रहा था, और इन्फिनिटी कोई वैल्यू होती नहीं है, ठीक है। रेंज, रेंज देखो, नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट हुई, पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रही है, फिर हर लूप के अंदर नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी में जा रही है। इसको क्या सारी हो गए, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, याद रखने के लिए, समझने के लिए, और याद रखने के लिए कैसा लिख सकते हो, इसका मतलब क्या है, आर, एनी रियल नंबर, ठीक है। फंक्शन कैसा है, ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। पीरियडिक है, पीरियडिक हमने लिखा हुआ, देखो कहां पर, देखो पीरियडिक π/2 पे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि π/2 के जस्ट आगे जाके जो वैल्यू नेगेटिव हो गई, यहाँ पॉजिटिव थी यहाँ नेगेटिव होगी, तो वैल्यूज तो चेंज होगी ना। लेकिन जब मैं पाई के पास पहुंचता हूँ तो पाई से वैल्यू वही स्टार्ट होगी जो 0 से लेकर π/2 तक आई थी, ठीक है। पीरियड हो जाएगा इसका पाई। डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, sec स्क्वायर x। चलो अब इनके रिवर्स के रेसिप्रोकल्स के बारे में बात करते हैं। अब कॉटेक्स के बारे में लिखो, कॉटेक्स ग्राफ बनाओ।
रैंक 1 किसका है? मेजर टेस्ट में रैंक 1 किसका है? दिव्यम तुम्हारा पता है? रैंक 1 यानी कि 250 से मार्क्स किसकी ज्यादा है? रैंक 1 कोई भी नहीं है। ओ जिया गोस्वामी 270 तुम्हारा। तो रैंक 1 तुम्हारा ये जिया गोस्वामी। गुड, वेरी गुड। हुआ कॉटेक्स ग्राफ। देखो tan और cot के रिलेशन को याद करो। tan और cot का रिलेशन क्या होता है कि जो tan 0 पे देता है वही cot 0 π/2 पे देता है, यानी क्या हो जाता है इंटरचेंज हो जाता है। यानी कि 0 पे वैल्यू 0 आ रही है अगर tan की, तो cot की क्या आ जाएगी 0 पे वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी, यानी कि वो 0 पे इन्फिनिटी होगा, है ना। 0 पे इन्फिनिटी होगा, फिर धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगा, क्योंकि इन्फिनिटी से आगे तो कुछ भी नहीं है ना। 0 से लेकर 0 पे इन्फिनिटी होगा, फिर धीरे धीरे नीचे आएगी वैल्यू, ये इस तरह से tan की शेप में, ठीक है। और इधर की तरफ चली जाएगी इस तरह से जाएगी। ठीक है, ये कहां पर π/2 पे 0 हो रहा है, π/2 पे 0 हो जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी हो रहा है और ये नेगेटिव इन्फिनिटी कहां हो रहा है पाई के ऊपर। तो देखो 0 से लेकर पाई के बीच में सारी वैल्यूज आ गई, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा इधर की तरफ, इधर की तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। फिर ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, अगेन ग्राफ इस तरफ से स्टार्ट होगा, फिर वही वाली बात है, पाई से थोड़ा सा आगे जाएंगे हम, पाई थोड़ा सा आगे जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये इस तरह का शेप, इस तरह के शेप इसके बनते हैं। 3 पर और इस तरफ भी माइनस पर। अंडरस्टूड।
डोमेन r माइनस n पाई मल्टीपल ऑफ पाई। देखो मल्टीपल ऑफ पाई यानी कि पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन सब पे जाके वो इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो r माइनस n पाई, n क्या है, इंटीजर है। ऐसे ही रेंज क्या हो जाएगी इसकी, देखो इसकी रेंज भी कितनी है, r है, नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी सब कुछ आ रहा है। फिर कॉट कैसा फंक्शन होता है, नेगेटिव पुट करने पर नेगेटिव आता है और पॉजिटिव पुट करने पर भी पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो ये ऑड फंक्शन होता है। पीरियोडिक, पीरियोडिक कहां पर होता है, देखो पाई के ऊपर जाके, पाई के बाद ही वैल्यू सेम हो जाती है। ठीक है, और dy बाई डी एक्स ऑफ cot x इज माइनस cosec स्क्वायर x। हुआ। अब दो ग्राफ में होमवर्क में दे रहा हूं, इसके बारे में आपको डिटेल में बात करनी है। ठीक है, एक है sec x, जैसे हमने 10 को cot में रेसिप्रोकल किया ना, वैसे ही रेसिप्रोकल करना है आपको sec x और y इज इक्वल्स टू cosec x। एक साइन का रेसिप्रोकल है और एक cos x का रेसिप्रोकल है। ठीक है, नेक्स्ट और टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। बात करेंगे भी वही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पे आ गया ना। देखो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि ये हो गया हमारे बेसिक ग्राफ। बेसिक ग्राफ मतलब क्या, स्टैंडर्ड ग्राफ बोल सकते हैं उनको, कि साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होगा, कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, टेन एक्स का ग्राफ हमने ये बनाया है, ऐसे ही कॉट एक्स का ग्राफ हमने बनाया हुआ है ये। तो इन ग्राफ में एक्स की वैल्यू चेंज करें हम तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, या कॉट एक्स में कोई मल्टीपल करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, अगर हम किसी कांस्टेंट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू a sin x, यानी कि साइन का एंगल वही रहेगा लेकिन इसके बाहर एक कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 sin x, बताओ क्या ग्राफ होगा।
करेक्ट रोहन। नहीं देखो पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। करेक्ट जिया। करेक्ट रोहन। दिव्यांशु करेक्ट। करेक्ट रोहन। यस दिव्यांश नाउ करेक्ट। देखो क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो साइन एक्स है यानी कि एक्स चेंज हमने नहीं किया है, यानी कि इस एक्स को पुट करने पर क्या पुट करेंगे हम, आर, है ना। इस एक्स की वैल्यू आर पुट करने पर ये साइन एक्स जो देगा, ये वैल्यू क्या देगा, -1 से लेकर 1 देगा। लेकिन इसकी -1 पर क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर से, यानी कितना हो गया, -2 हो गया। यानी कि सीधा सीधा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, रेंज के ऊपर। रेंज क्या हो जाएगी इसकी, -2 से लेकर 2 हो जाएगी, बाकी कोई इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा। लेकिन ग्राफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज से, इस वजह से ग्राफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि कर्वेचर सेम ही होगा, यानी कि डिजाइन जैसी है, डिजाइन तो वही रहेगी। लेकिन फर्क क्या पड़ जाएगा, ये जो वैल्यू है 2 हो जाएगी, और यहां से भी जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये वैल्यू -2 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इसमें 1 आएगी वैल्यू, ऐसा नहीं 1 नहीं आएगा, 1 भी आएगा। ये 1 वैल्यू आएगी, लेकिन π/2 पे तो 2 आएगी, ठीक है। अभी पाई पे 0 रहेगा, यानी कि जो मीटिंग पॉइंट थे वो 0 2 पाई वाले, वो तो सब सेम ही रहेंगे। लेकिन जहां पर मैक्सिमम वैल्यू -π/2 आ रही, माइनस बना रही थी, उन जगहों पर क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, सॉरी -2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर एवरीवन। 0 से लेकर पाई के बीच की क्वांटिटी, यानी कि 0 और पाई, जहां पर 0 रहा था अभी भी 0 ही है, ग्राफ उतने में ही है ना। बस एक तरीके से हम समझूंगा तो साइन की वैल्यू को टॉप से उठा के मैं ऊपर खींच दिया मैंने, है ना, इस तरह काम किया। चलो अब नेक्स्ट, y इज इक्वल्स टू, अगर मैं साइन 2x कर देता हूँ, देखो दोनों चीजों में फर्क है। वहां क्या था, हमने साइन को मल्टीप्लाई किया था किसी कांस्टेंट क्वांटिटी यानी कि 2 से। अब अगर मैं एंगल को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, रॉन्ग व्यू है, 4 पीरियड नहीं होगा। नहीं शान, डोमेन में भी चेंज नहीं होगा। डोमेन वही है, यानी कि डोमेन मतलब क्या, मैं क्या एक्स पुट कर सकता हूं, तो हम एक्स तो सब कुछ पुट कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं किसी एक वैल्यू के लिए अनडिफाइन हो जाएगा।
इस बार जो इम्पैक्ट पड़ेगा, देखो पिछले ग्राफ में और इस ग्राफ में अंतर समझो। इस वाले ग्राफ में क्या हुआ था, ये जो शेप जा रही थी इसको हमने ऊपर उठा दिया था ऐसे करके, है ना। लेकिन इस बार क्या होगा, क्योंकि एक्स चेंज हो रहा है, यानी कि अगर मैं इस चीज को समझूं तो यहाँ पर जो π/2 पर वैल्यू आई थी अभी π/2 पे वैल्यू थी, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, इस जगह पर जो वैल्यू π/2 पे आ रही थी वो वैल्यू π/4 पे ही मिल जाएगी मुझे। समझ में आ रही है बात। यानी कि मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूं, साइन एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, देखो नॉर्मल साइन एक्स का हम ग्राफ ग्राफ बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं, है ना। ये साइन एक्स का ग्राफ हुआ, यानी क्या π/2 के ऊपर वैल्यू आ रही थी हमारे पास वाली। अभी क्या हो जाएगा कि π/4 के ऊपर हमें π/2 मिल जाएगा, है ना। यानी कि π/4 जो पॉइंट आ रहा होगा उस π/4 में π/2 मिल गया, यानी कि 1 हो गया। और जब मैं π/2 पुट करूंगा तो π/2 पे 0 हो जाएगा। समझना इस बात को, 0 से π/2 के बीच की बात कर रहे हैं अभी हम ओनली, है ना। तो 0 से π/2 के बीच की बात करें, देखो 0 पे 0 है, क्लियर। और π/2 को π/2 पुट करता हूं इसके अंदर, यहाँ पे 0 पुट करता हूं तो 0 है, π/2 पुट करूंगा कितना बनेगा, पाई बन जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। यानी कि 0 से लेकर π/2 के बीच में वो सारी वैल्यूज मेरे पास आ गई जो वैल्यूज हमें कहां मिल रही थी, जो वैल्यूज हमें 0 से लेकर वो सारी वैल्यूज 0 से π/2 मिल जाएंगी जो वैल्यू हमें 0 से लेकर पाई के बीच में मिल रही थी, है ना। तो π/4, ये π/4, तो इस π/4 पे जाके वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि क्या होगा ग्राफ हमें अगर हम देखेंगे तो इस तरह से। इस तरह की चीज को बोलते हैं इस श्रिंक होना, है ना। फिर नीचे जाएगा, ये आगे 0, ऐसा करेगा ग्राफ बनेगा। यानी कि एक साइन एक्स के एक लूप में, एक वेव में, हाफ सर्कल के अंदर ये पूरा का पूरा एक वेव कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं श्रिंक होना, श्रिंक ग्राफ। फिर ऊपर उठेगा, ये यहां पर आके मिल जाएगा, इस तरह से। समझ में आया ना। बोलो कुछ भी डाउट है इसमें। नेक्स्ट उसी का बनाएंगे हम।
नेक्स्ट बनाओ, y इज इक्वल टू साइन x बाय 2 का, जैसे 2x में किया वैसे साइन x बाय 2 में समझ जाओगे क्या होगा, बताओ स्ट्रेच होगा कि श्रिंक होगा। अब स्ट्रेच हो जाएगा। चलो बना लो फटाफट। सबके पास 11th का एनसीईआरटी है ना? अच्छा, मॉड्यूल कई सारे लोगों ने कलेक्ट नहीं किया, क्यों भाई? मैथ्स मॉड्यूल क्यों यशराज, ऐसा क्या कर रहे हो? अच्छा, कितने लोग क्वारंटाइन में, हैंड राइज करना या नहीं ले सकते हैं? एक मिनट नेम नोट कर लेता हूँ। वरुण, साई श्रीनिवास एंड जिया देसाई। ओके, अब 3 लोग हैं। ठीक, एनसीईआरटी सबके पास है ना? तो एनसीईआरटी का देखो एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, है ना? ग्राफ बेस्ड एक्सरसाइज है उसमें, है ना? वो ग्राफ्स आपको सब बनाने हैं। तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी वो आप ग्राफ कंप्लीट करके क्लास में बैठेंगे। शायद कल ही क्लास है ना, तो ग्राफ कंप्लीट करना आप लोग। अच्छा, ये वाइज बेस साइन एक्स बाय 2 का आ गया सबका? ग्राफ क्या हो जाएगा? स्ट्रेच हो जाएगा, बता देता हूँ फिर भी। देखो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये साइन एक्स का हुआ नॉर्मल, तो कॉस देखो ये पाई बाय 2 पे 1 होता है ना, और अब की बार क्या होगा कि पाई पे जाके 1 होगा, है ना? पाई पे जाके 1 होगा तो ग्राफ कहाँ जाएगा? देखो इस तरह से, ये पाई पे 1 होगा, ठीक है? और फिर 2 पाई पे जाके पाई होगा, यानी क्या करेगा, इसके 2 लूप, यानी कि पूरी एक वेव इस साइन एक्स के एक लूप में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कंप्लीट इस तरह से बन जाएगा। ये इस तरह से, है ना? फिर आगे जाएगा, इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो जब ये देखो ये 2 पाई हो गया, है ना? फिर आगे जाएगा तो इसका जो पीरियड हो गया, तो पीरियड कितना हो जाएगा? 4 पाई हो जाएगा, क्योंकि आगे जाके 4 पाई पे जाके अगेन ये 0 होगा, है ना? तो पूरी ये 2 वेव्स, ये पूरी कंप्लीट वेव और अगली वेव भी कंप्लीट करेगा ये, है ना? तब जाके इस साइन एक्स बाय 2 की एक वेव कंप्लीट होगी, ठीक है? तो इस टाइप की जो ग्राफ होते हैं, तो क्या हो गया? फैल गया, ये स्ट्रेच हो गया। क्लियर? ऐसे कॉस में बन सकते हैं, टेन में बन सकता है, ठीक है ना?
बिहेवियर समझ में आ गया ग्राफ का? Okay, well, thank you all of you.